हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप। इस सेशन में हम जैब के कंपोनेंट इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फ्रॉम मॉड्यूल ए उनको देखने वाले हैं, क्योंकि ये ऐसा कंपोनेंट है जो कि नया इंट्रोड्यूस किया गया है और किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमारे पास ज्यादा है नहीं। बट हम जो प्रीवियसली हमारा जो एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पर कह सकते हैं कि कुछ टॉपिक्स तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको अगर आप कर लोगे आराम से आपका क्लियर हो जाएगा, राइट। तो इन एमसीक्यूज को जरूर ट्राई करिएगा। आई होप आप लोग रेडी हो इनको सॉल्व करने के लिए। पिछले सेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया था, द लेवलिंग व्हाट्स नेक्स्ट आफ्टर ग्लोबलाइजेशन इज अ बुक रिटन बाय। ठीक है, तो ये जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है, इसमें ग्लोबलाइजेशन के बाद का सिनेरियो उसके बारे में बात किया गया है। इज इट माइकल ओसुलिवन, फिलिप फ्रांसिस, आर्थिक देसाई या सीएन वाकिल। ठीक है, हमें कंफ्यूज नहीं होना है। बुक के किसी कोने में ये दिया हुआ है, लेकिन यस फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं तो इंपॉर्टेंट है। सही जवाब यहाँ पर है माइकल ओसुलिवन। तो 6th चैप्टर हमारा मॉड्यूल ए का जो है ग्लोबलाइजेशन, उसमें ये दिया हुआ है। और ये जो है एक ही बुक है जो आपको इस चैप्टर में से याद रखनी है, एक ही ऑथर है और वो है माइकल ओसुलिवन। ठीक है, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कि ग्लोबलाइजेशन के बाद कैसे कैसे प्रोटेक्शनिज्म आ रहा है और उससे रिलेटेड इस बुक में चर्चा की गई है, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस सेशन का, फटाफट से पढ़िए, ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। दोस्तों ऐसे बैठो मत, फटाफट से आपको आंसर करना है। इकोनॉमिक रिफॉर्म रिफर्स टू द प्रोसेस वेयर बाय अ गवर्नमेंट स्पेसिफाइज। तो गवर्नमेंट क्या स्पेसिफाई करती है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जब हम कहते हैं तो व्हाट डज इट मीन? अ डिक्लाइनिंग रोल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर फॉर एन एक्सपैंडिंग वन फॉर द स्टेट इन द इकोनॉमी। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर का जो भी रोल है उसे डिक्लाइन करना, उसके रोल को कम करना, एंड स्टेट का जो भी रोल है उसे एक्सपैंड करना। ठीक है, इज दैट रियली समथिंग जो कि हम सॉरी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कहते हैं। सेकंड यहाँ पर है डिक्लाइनिंग रोल फॉर द स्टेट और एन एक्सपैंडिंग वन फॉर प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, स्टेट का जो रोल है उसे डिक्लाइन करना, उसे कम करते जाना, और प्राइवेट सेक्टर का जो रोल है उसे बढ़ाना इन द इकोनॉमी। अ डिक्लाइनिंग रोल फॉर बोथ स्टेट एंड प्राइवेट सेक्टर, एक्सपैंडिंग फॉर बोथ स्टेट एंड प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, तो ये जो सवाल है काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इकोनॉमिक रिफॉर्म जब हम पढ़ते हैं तो उसका मीनिंग तो हमें पता ही होना चाहिए। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्चुअली मीन्स स्टेट का तो रोल हमेशा से चला आ रहा है, हर एक कंट्री में ये हो रहा है, इवन इंडिया में ये हुआ है। तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी अगर हम बात करें तो स्टेट का जो रोल है उसे कम करना, यानी कि गवर्नमेंट का जो रोल है इन द इकोनॉमी उसे कम करना। कैसे कम किया जा सकता है भाई इसे? तो यहाँ पर हम जानते हैं कि पहले का जो हमारा सिनेरियो था उस समय मोस्टली पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थे जो कि इकोनॉमी को चलाते थे। तो अब प्राइवेट सेक्टर को भी पार्टिसिपेट करने का मौका दिया गया है। किस तरीके से? इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की जो शेयर होल्डिंग है उसमें गवर्नमेंट अपना जो शेयर है उसे कम करते जा रही है। और जब ये शेयर 51% से कम हो जाएगा, 49-40% तक आ जाएगा गवर्नमेंट का शेयर, तो वो जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है वो प्राइवेटाइज हो जाता है। ओके, तो ये एक तरीका है, बहुत सारे और भी तरीके हैं जिससे गवर्नमेंट का रोल बढ़ाया जा रहा है। और यस, डिक्लाइनिंग रोल फॉर द सॉरी गवर्नमेंट का रोल कम किया जा रहा है, प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ाया जा रहा है। डिक्लाइनिंग रोल फॉर द स्टेट एंड एक्सपैंडिंग वन फॉर द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करे, यही इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हम बात करते हैं इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 1991 रिफॉर्म्स, ये स्टेटमेंट सही होगा। सो बी इज द राइट आंसर और इसकी सारी एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर दे दी गई है। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, 1980s रिफॉर्म्स इन इंडिया वर इन्फ्लुएंस्ड बाय। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया है ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक, या फिर वॉशिंगटन कंसेंसस। ठीक है, तो 1980s में हुआ क्या था? 1980s के रिफॉर्म्स क्या है सर? हम तो 1990 1991 की बात करते हैं, 1980s का रिफॉर्म्स क्या है? तो 1980s से ये जो पूरा रिफॉर्म्स का जो माइंडसेट है विद रेस्पेक्ट टू इंडियन इकोनॉमी वो शुरू हो गया था। 1991 में एक्चुअली हमारा क्राइसिस आता है, इकोनॉमिक क्राइसिस, जहां पर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होता है, जिसमें हमारे पास फॉरेन करेंसी बचती नहीं है। जस्ट 2 to 3 वीक्स जो है उसको ऑयल खरीदने के लिए पैसे हमारे पास बचे रहते हैं, राइट, क्योंकि हम ऑयल इंपोर्ट करते थे, अभी भी करते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में। और जस्ट 2 to 3 वीक्स का ऑयल खरीदने जितने पैसे इंडिया के पास बच गए थे 1991 की ये हालत थी। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि वो जो दौर था उस समय हमें फॉरेन करेंसी की जरूरत थी बहुत ज्यादा। हम इस वजह से बहुत सारे रिफॉर्म्स लेकर आए, क्योंकि हमने ये फॉरेन करेंसी बोरो की फ्रॉम द
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसने ये सारे चीजें कही थी कि आपको ये रिफॉर्म्स लाने होंगे और हम लेकर आए, क्योंकि अब भाई पैसे तो चाहिए। 1980 से ये चीजें शुरू हो गई थी कि हम अपनी इकोनॉमी को रिफॉर्म करें, और ये सारा कुछ कौन से माइंडसेट, कौन से जो इंटरनेशनल एक हम कह सकते हैं माइंडसेट पे बेस्ड था, और उसका नाम क्या था? ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स एंड ट्रेड है, कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक या वॉशिंगटन कंसेंसस। ठीक है, तो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस एक्चुअली जो है 1940s के आसपास होता है, और इससे वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ जैसे इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का जन्म होता है। अब यहाँ जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ये जो है डब्ल्यूटीओ का हम कह सकते हैं प्रीकर्सर है। डब्ल्यूटीओ पहले ये जो एग्रीमेंट है ये था, उसके बाद डब्ल्यूटीओ नाम का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नाम का ऑर्गेनाइजेशन जो है बनता है। ये बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है हमारे लिए, एंड द करेक्ट आंसर इज वॉशिंगटन कंसेंसस। ये सारी चीजें किसके चीज से जुड़ी हुई है वो हमें पता होना चाहिए। वॉशिंगटन कंसेंसस एक्चुअली जुड़ा हुआ है ऐसे माइंडसेट से जहां पर गवर्नमेंट को ये समझ में आ गया कि जब हम स्टेट का रोल कम करेंगे, यानी गवर्नमेंट अपना रोल इकोनॉमी में कम करेगी और प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ेगा, तब हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट्स आएंगे। ओके, इकोनॉमी और बढ़िया तरीके से फंक्शन कर सकती है, पॉलिटिकली भी ये चीज सही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें उन्होंने जो है विजुअलाइज की, और फिर वॉशिंगटन कंसेंसस नाम का एक जो है हम कह सकते हैं कि माइंडसेट चेंज आया पूरे के पूरे सारे इकोनॉमीज में, और उसी चेंज ऑफ माइंडसेट पर बेस्ड था हमारा ये 1980 का रिफॉर्म। तो 1980 में धीरे धीरे हम लिबरलाइज करने लगते हैं, थोड़ा बहुत प्राइवेटाइज करने लगते हैं। लिबरलाइज करने का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल, अगर आपको 1980 से पहले फैक्ट्री आपने बनानी है, लेट्स से मुझे मैं चाहता हूं कि मैं एक फैक्ट्री खड़ी करूं, तो मुझे बहुत सारे क्लियरेंसेस, बहुत सारे लाइसेंसेस लेने होते हैं। लाइसेंस लेने के बाद भी कितना मेरा प्रोडक्शन रहेगा उसके ऊपर एक सीलिंग रहता है कि इससे ज्यादा आपको प्रोड्यूस नहीं करना। अगर आपको किसी को ले ऑफ करना है, किसी अपने जो वर्कर है उसे आपको जॉब से निकालना है, तो गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी। आपको अपना फैक्ट्री बंद करना है तो गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी। इसे हम लाइसेंसिंग राज कहते थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हटाई गई धीरे धीरे, और वो जो दौर है 1980 से शुरू हो गया था। राइट, तो ये सारी चीजें हैं, और वॉशिंगटन कंसेंसस एक्चुअली स्टेट का रोल कम करके प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ाने के माइंडसेट पर बेस्ड है, और वही चीज हम 1980 से शुरू कर चुके थे इंडिया में। सो डी इज द राइट आंसर हियर। ये सारी एक्सप्लेनेशन आपको उसी से रिलेटेड दे दी गई है। अब आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों ये टॉपिक है, इस वजह से बहुत ही ध्यान से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, और साथ में अगर आपको पता नहीं है तो इन कॉन्सेप्ट्स को सुनना। The reasons for the implementation of economic reforms in India in 1991 were, ठीक है, तो 1991 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए गए थे उनको इम्प्लीमेंट करने का रीजन क्या था? क्या हुआ ऐसा कि हमें 1991 में बहुत ही बड़े जो है इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड रिफॉर्म्स लाने पड़े? एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर, ड्रॉप इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, लार्ज गवर्नमेंट डेट। ठीक है, तो इनमें से कौन सा सही है ये पूछा गया है। एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट, जी हाँ, ये तो होता है एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट। हम उसे कहते हैं जहां पर हमारे पास जो फॉरेन करेंसी है वो नहीं बचती है। तो फॉरेन करेंसी हमारे पास रहता नहीं, बहुत सारी चीजें वहां पर हुई, हमारी इकोनॉमी थोड़ी सी वीक हो गई थी, हम बहुत ज्यादा लोन जो है ले रहे थे, फॉरेन करेंसी हमारे पास थी, बट देन एक ऐसा इंसिडेंट होता है जहां पर ऑयल प्राइसेस जो है बढ़ जाते हैं। ऑयल तो हमें चाहिए ही, तो जो भी फॉरेन करेंसी हमारे पास थी वो पूरी खर्च होने लगती है, और इससे हम चीजों को संभाल नहीं पाते हैं। इंडिया में इन्फ्लेशन भी हो जाता है, जिससे जो लोग इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे थे वो भी अपने पैसे खींचने लगते हैं, तो फॉरेन करेंसी गायब होने लगती है, और धीरे धीरे वो जो है एक एडवर्स सिचुएशन में आ जाता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट एडवर्स सिचुएशन, यानी कि फॉरेन करेंसी नहीं बचना। अब पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर, यस ये भी हुआ जहां पर पब्लिक सेक्टर पूरी तरीके से इकोनॉमी को संभाल नहीं पा रहा था। ड्रॉप इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जी हाँ। लार्ज गवर्नमेंट डेट, जी हाँ, वो भी मैंने आपको बता दिया। तो चारों ही चीजें यहाँ पर रिलेवेंट है, और इस वजह से हमारा सही जवाब जो है डी बन जाता है। तो इसका सही जवाब है डी, एंड इसके एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर दे दी गई है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, विच इज नॉट वन ऑफ द प्राइमरी पिलर्स ऑफ द 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। 1991 के रिफॉर्म्स में
हम एक एक्रोनिम जो है उसे जोड़ते हैं इस इन रिफॉर्म से, और उन एक्रोनिम से हमें 1991 में किस तरीके के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लिए गए थे उनके बारे में पता चलता है। और वो एक्रोनिम जो है वो पहले आप इस क्वेश्चन को आंसर करिए तब हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है ऑटोमेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। इनमें से कौन सा 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है, तो वो चीज कहा गया है। तो यहाँ पर एलपीजी हमारा जो है एक्रोनिम है, एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ऑटोमेशन पर हम बहुत ज्यादा ध्यान उस समय नहीं दे रहे थे, और ऑटोमेशन हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी को यूज करने, ये चीजें धीरे धीरे आ रही थी, बट हमारा मेन फोकस क्या था, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन एज फार एज इंडियन इकोनॉमी इज कंसर्न 1991 में। तो इस वजह से ए विल बी द राइट आंसर विच इज नॉट वन ऑफ द प्राइमरी पिलर, ठीक है, ये चीज पूछा गया है। तो लिबरलाइजेशन के थ्रू हम अपनी इकोनॉमी में ज्यादा से ज्यादा कह सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट, इसके साथ में हम अपनी इकोनॉमी को ओपन अप कर रहे थे, साथ जो लाइसेंसिंग राज यहाँ पर चल रहा था उसे खत्म कर रहे थे। प्राइवेटाइजेशन के थ्रू भी हम जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं वो उन्हें उनमें जो शेयर होल्डिंग है वो गवर्नमेंट धीरे धीरे कम कर रही थी, साथ में प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करना और उनके एंटरप्राइजेस को प्रमोट करने का काम किया जा रहा था। अब दुनिया के साथ, वर्ल्ड के साथ जो हमारा इंटरचेंज है, इंटरेक्शन है, उसे भी हम बढ़ा रहे थे, और ग्लोबलाइजेशन के थ्रू इंडिया को और भी ज्यादा, इंडियन इकोनॉमी को बेसिकली और भी ज्यादा बाकी कंट्रीज के इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट कर रहे थे। These are the things and A will be the correct answer here क्योंकि that is not one of the primary pillar of economic reforms of 1991. Fifth question देखिए, the most important goals of economic reforms of 1991 are, most important goals क्या थे? ओके तो हम जो सिनेरियो उस समय का था वो हम डिस्कस कर चुके हैं, उसके बेसिस पर आपको पता चल जाना चाहिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्स क्या थे। याद नहीं है? यस, फिर से डिस्कस कर लेते हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991, ये इसीलिए हुआ क्योंकि हम बहुत ज्यादा जो है डेट, पैसे जो है बहुत कंट्रीज से ले चुके थे, और हमारे पास एक समय ऐसा था जब 1991 का समय ऐसा हुआ जब हमारे पास फॉरेन करेंसी बची नहीं थी। जस्ट 2 to 3 वीक्स आगे के जो है इंडिया ऑयल खरीदने के पैसे बच गए थे, यानी कि फॉरेन करेंसी बच गई थी। तो हमें फॉरेन करेंसी की जरूरत थी, और ये हमने फुलफिल किया बाय टेकिंग हेल्प फ्रॉम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और उन्होंने कहा कि आपको ये सारे जो है रिफॉर्म्स लेकर आने होंगे। उस समय पर इन्फ्लेशन भी बहुत ज्यादा था, इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में बहुत कम हो रहे थे। तो इस सिनेरियो के बेसिस पर आप जो है बता सकते हो कि इंपॉर्टेंट गोल्स क्या है। पहला क्या है, लोअरिंग इन्फ्लेशन। जी हाँ, उस समय बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन था तो कम करना हमारा वन ऑफ द गोल है। मिनिमाइजिंग द करंट अकाउंट डेफिसिट। जी हाँ, करंट अकाउंट डेफिसिट होता क्या है, जहां पर हम जानते हैं कि हमारे जो इम्पोर्ट्स हैं वो हमारे एक्सपोर्ट से बहुत ही ज्यादा, उनकी वैल्यू हमारे एक्सपोर्ट से ज्यादा होती है, और जो ये एक्सेस है उसे हम डेफिसिट कहते हैं। इम्पोर्ट यानी कि आप चीजें खरीद ज्यादा रहे हो, बेचने का जो वैल्यू है, यानी कि आपके जो भी एक्सपोर्ट्स हैं उससे आपको जो फायदा हो रहा है वो आपके एक्सपेंडिचर, इंपोर्ट्स पर जो एक्सपेंडिचर है उससे काफी कम है। ओके, तो ये हमारे इंपोर्ट्स हो गए जो कि ज्यादा इन कंपैरिजन टू एक्सपोर्ट, तो ये एक्सेस जो है वो डेफिसिट है और इसे करंट अकाउंट डेफिसिट कहा जाता है। राइट, यस, इसे भी कम करना है क्योंकि हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट कर रहे थे, हमारे इंपोर्ट का जो बिल है वो बढ़ता जा रहा था बिकॉज ऑयल प्राइसेस बढ़ गए थे, और काफी सारी चीजें इसमें जुड़ी हुई थी, जैसे इन्वेस्टमेंट्स कम होना, इन्फ्लेशन। राइट, अट्रैक्टिंग सिग्निफिकेंट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, इनके बीच का डिफरेंस आई होप आपको पता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में ओनरशिप किसी भी कंपनी में जो है वो मिलती जाती है, एफआईआई में ओनरशिप नहीं मिलती, आप जस्ट शेयर होल्ड करते हो, कभी भी उसे खींच सकते हो बाहर। राइट, तो ये दोनों चीजें एफडीआई को बढ़ाने का हमारा एम था। यस, ये भी चीज थी जहां पर हम ज्यादा से ज्यादा इंटीग्रेट कर रहे थे बाकी कंट्रीज के जो इकोनॉमी है उसके साथ। इंक्रीजिंग फॉरेन ट्रेड, ये भी है। ओके, फॉरेन ट्रेड बढ़ाने का मतलब एक्सपोर्ट बढ़ाना, इंपोर्ट्स पर भी जो बहुत रेस्ट्रिक्शंस थे इंपोर्ट्स पर फिर भी हमारे इंपोर्ट्स हाई थे, तो वो रिस्ट्रिक्शंस हटाना वो भी हमारा काम था, तभी तो हम इंटीग्रेट कर पाएंगे। राइट, तो ये सारी ही चीजें इंक्लूडेड हैं एंड डी इज द राइट आंसर, जहां पर 1 2 3 एंड 4 इज आर राइट आंसर। इसकी सारी एक्सप्लेनेशन आपको दे दी गई है। और सिक्स क्वेश्चन यहाँ पर अगर आप देखो, द चेंजेस ब्रॉट अबाउट ड्यू टू रिफॉर्म्स ऑफ 1991 वर,
पहला क्या है, reduced poverty, enhanced capacity in agriculture and industrial output, improved socio-economic indices, improved level of living among common people। तो 1991 रिफॉर्म से क्या क्या चीजें हुई? ओके तो काफी ब्रॉड क्वेश्चन है। यस, रिड्यूस्ड पॉवर्टी ये भी हुआ, एनहांस्ड कैपेसिटी इन एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल आउटपुट, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आ रहे थे और ये इन्वेस्टमेंट्स एग्रीकल्चरल सेक्टर में भी जा रहे थे, इस वजह से उस सेक्टर का भी ग्रोथ हुआ, फार्म मैकेनाइजेशन हुआ, ये सारी चीजें हुई। इम्प्रूव सोशियो इकोनॉमिक इंडेक्सेस ये भी होगा, बिकॉज इंटीग्रेट हम ज्यादा कर रहे हैं, ज्यादा प्रोडक्ट यहाँ पर है, हम ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, सोशली भी वो चीज जो है दिख रही है, वेलफेयर भी लोगों का हो रहा है, गवर्नमेंट का जो ध्यान उस पर भी था। तो इस वजह से सोशियो इकोनॉमिक इंडेक्सेस इंप्रूव हुए। इम्प्रूव्ड लेवल ऑफ सोशियो इकोनॉमिक इंडेक्सेस क्या हो सकते हैं? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, राइट। इस तरीके के जो इंडेक्सेस हैं उसमें इंप्रूवमेंट हमने जो है देखा। इम्प्रूव्ड लेवल ऑफ लिविंग अमंग कॉमन पीपल, यस ऑफ कोर्स, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही थी, उसके साथ में उस ग्रोथ के जो बेनिफिट्स है सभी लोगों तक पहुंचाने का काम गवर्नमेंट कर रही थी थ्रू द वेलफेयर मेजर्स। तो ये सारी ही चीजें हो रही थी, इस वजह से डी जो कि है 1 2 3 एंड 4 वो हमारा सही जवाब बन जाता है। सेवेंथ क्वेश्चन देखिए, which among the following is the changes brought about as part of liberalization? ठीक है, liberalization जो टर्म है उसका मीनिंग क्या है और उस टर्म के बेसिस पर हम क्या कह सकते हैं 1991 में किस तरीके के चेंजेस लाए गए, वो पूछा गया है यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी में। रिलैक्सिंग रेगुलेशंस इम्पोज्ड ऑन ट्रेड अग्रीमेंट्स, opening of economic frontiers for international investors and multinationals, enhanced production capacity, abolition of government industrial licensing। मेनली लिबरलाइजेशन का है, जो गवर्नमेंट की लाइसेंस थी, जो गवर्नमेंट की सीलिंग्स थी कि इतने से ज्यादा प्रोडक्शन आप नहीं कर सकते, गवर्नमेंट के रूल्स थे, जहां पर आप जो है किसी को ले ऑफ करते हो तो परमिशन लो, अपना फैक्ट्री बंद करते हो तो परमिशन लो, इन चीजों को रिलैक्स किया गया। तो मेनली एबॉलिशन ऑफ गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग ये एकदम सही होगा। और इन चीजों से हुआ क्या, जब सीलिंग हटा दी गई है तो आप ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हो, तो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ी। अब इसके साथ में और भी चीजें जो है आ जाती हैं। जब रिस्ट्रिक्शंस को हटाया गया तो ऑब्वियसली हम बाकी कंट्रीज के साथ ज्यादा से ज्यादा कोऑपरेट कोलैबोरेट कर रहे थे। ओपनिंग ऑफ इकोनॉमिक फ्रंटायर्स फॉर इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स एंड मल्टीनेशनल ये भी हुआ, जहां पर गवर्नमेंट जो है रिस्ट्रिक्ट करती थी कि इतना ही इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर में हो सकता है, बट वो रिस्ट्रिक्शंस हटाए गए। रेगुलेशंस इम्पोज्ड ऑन ट्रेड, ठीक है, ट्रेड रेगुलेशंस यानी कि जो इंपोर्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल हम ले ले तो इंपोर्ट्स पर काफी ड्यूटीज लगते थे, तो उन्हें भी हटाया गया। तो ऑल ऑफ दीज आर पार्ट ऑफ लिबरलाइजेशन और इस वजह से डी इज द राइट आंसर। अब ये 8th क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करिए। यहाँ पूछा गया चेंजेस ब्रॉट अबाउट एज पार्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन, तो वर्ड से ही हमें पता चलता है प्राइवेटाइजेशन का मेन एम हम कह सकते हैं फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है उसे बढ़ावा देना, राइट। तो देख लेते हैं ऑप्शंस। प्रोवाइडिंग द प्राइवेट सेक्टर मोर अपॉर्चुनिटीज, ऑफ कोर्स। इनवाइटिंग मोर फॉरेन पार्टिसिपेशन, यस, दो पहलू है यहाँ पर, नॉट जस्ट प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन पार्टिसिपेशन को भी बढ़ाना, फॉरेन जो इन्वेस्टर्स है उनका भी, और साथ में प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन भी, दोनों को ही बढ़ावा देना, वो हमारा प्राइवेटाइजेशन का मेन एम है। ये दोनों यहाँ पर दिख रहे हैं। इनवाइटिंग मोर एफडीआई ये भी सही है। प्रोवाइडिंग हेल्दी कॉम्पिटिशन टू इंडियन गुड्स एंड सर्विसेज, ऑटोमेटिकली ये होगा, फॉरेन एंड प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूड करेंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा, प्रोडक्ट्स और ज्यादा रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो चारों ही चीजें यहाँ पर सही हैं, दी इज द राइट आंसर। अब ये 9th क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग कमिटीज वाज फॉर्म्ड इन 1985 टू रिव्यू मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया, ठीक है। वर्मा कमेटी, नरसिम्हन कमेटी 1, चक्रवर्ती कमेटी और नरसिम्हन कमेटी 2, ठीक है। तो ये जो है फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ऑब्वियसली ये आपको थोड़ा सा रटना पड़ेगा कि कौन सी कमेटी का मैंडेट क्या था, कब आई थी, जो चीजें बुक में दी हुई है उतना हमें जो है देखना तो पड़ेगा ही। तो 1985 में इनमें से कौन सी कमेटी आई है वो पूछा गया है। तो एक्चुअली द करेक्ट आंसर इज चक्रवर्ती कमेटी, और इस कमेटी का मैंडेट था मॉनिटरी पॉलिसी जो इंडिया में है उससे रिलेटेड जो रिफॉर्म्स लाने होंगे या फिर रिकमेंडेशन देने का मैंडेट था। ओके, तो सी इज द राइट आंसर। और इसके साथ में ये सारे जो कमिटीज हैं इनके बारे में बात किया गया है, हमारा जो बुक है उसमें। वर्मा कमेटी ऑन वीक बैंक्स ये 1998 में आई थी, राइट। अब नरसिम्हन कमिटीज के बारे में हम जानते हैं। कमिटी 1 जो है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स और कमिटी 2 जो है बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म से रिलेटेड वो लाए गए थे।
ओके, नरसिम्हन वन कमेटी जो है 1991 में आई एंड आगे जाकर जो है 98 में हम नरसिम्हन कमेटी 2 देखते हैं। ओके, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर दे दी गई हैं, आप आराम से पढ़ लेना। अब ये 10th क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। नरसिम्हन कमेटी 1 was formed in 1991 with respect to which among the following। अगर आप अच्छे से सुने होंगे पिछले क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को और पढ़े होंगे तो डेफिनेटली इसको आराम से आंसर कर सकते हो। प्लीज इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करना मत भूलिएगा। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, मॉनेटरी पॉलिसी रिफॉर्म्स, रिव्यूइंग बैंक सुपरविजन या वीक बैंक, इनमें से कौन सा सही है वो पूछा गया है। किससे रिलेटेड? नरसिम्हन कमेटी 1 से रिलेटेड, ये आपको बताना है कि उनका मैंडेट क्या था। ओके, बहुत ही आसान है। जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और आपके जो भी प्रिपरेशन रिलेटेड क्वेरीज है, डाउट्स है, उनसे रिलेटेड आप उनसे बात कर सकते हो 8146207241 पर, और यू कैन ड्रॉप अ मेल at hello@edutab.co.in। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।